गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच, आप लोगों की नींद खराब करने, क्योंकि मेरे को करवाने हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है। और आज थोड़ा सा मैंने, जैसे देखो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है, जैसे जैसे पेपर हो रहा है मैं देख रहा हूं कि मतलब लेवल जो है ना ये बढ़ाने लग रहे हैं, है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा कहा कि भाई मैं भी लेवल बढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। तो बच्चों देखो इसमें जो है मैंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है, ठीक है, जिससे कि जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो वो बच्चे अपना जाएं तो उनको ऐसा ना लगे यार कि हाँ कितना कठिन पेपर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे बच्चों ये पर्टिकुलर आपको जो सवाल दिख रहा है इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें दिया है बच्चों पी क्यू आर। ठीक, अब जो जो ये बात कह रहा है हम लोग वो करते हैं। तो पी क्यू आर हमारे पास एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला है कि पी आर और पी क्यू भुजाओं में क्रमशः एस और टी बिंदु है। मतलब पी आर पे एस है, पी आर पे एस है, मतलब एस यहां पर है, और पी क्यू पे टी है, मान लीजिए ये यहां पर है ना। सवाल में बोला है पी क्यू आर और पी एस टी बराबर हो। पी क्यू आर मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा तो पी एस टी मतलब कि ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ठीक, ऐसा इसने बोला है। अब कह रहा है कि अगर पीटी 5 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये बताओ कि यहां से यहां तक आप लोग का क्या हो गया भाई, 5 सेंटीमीटर, है ना। और पीएस 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसने कह दिया भाई। अच्छा, इसके बाद कह रहा है तो बताइए एसआर की लंबाई, और भी कुछ है, अच्छा टीक्यू भी दिया है, ये आप लोगों को दिया है 3 सेंटीमीटर का। एसआर की लंबाई नहीं पता, हमने इसको मान लिया एक्स। ठीक, अब बच्चों देखो इस सवाल में क्या अप्रोच हो सकती है। अब देखो कुछ भी अगर मतलब पेपर में अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में अगर कुछ सूझ नहीं रहा तो याद रखना फिर वो सिमिलरिटी का ही सवाल हो सकता है ना। और वैसे भी देखो ये एंगल दोनों बराबर दे दिया तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि यार सिमिलरिटी का फंडा है कुछ, है ना। अब बच्चों ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल पीएसटी ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये जान लो। यहां पर आप देख सकते हो कि पीएसटी में देखोगे तो ये थीटा है, और पी क्यू आर में देखोगे तो ये थीटा है, तो एक एंगल बराबर हो गया। अच्छा, और एंगल पी छोटे वाले में और एंगल पी बड़े वाले में भाई वो दोनों कॉमन ही हो गया। तो आप मेरे को एक चीज बच्चों बताओ कि जो तीसरा एंगल होगा मतलब ये वाला, और बड़े वाले में तीसरा एंगल ये वाला, ये भी आपस में अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होना तय है, ये वाजिब सी बात है ना। अब बताओ कि जब हम ये बात पता चल गई सिमिलरिटी लगाते हैं कैसे, बताओ। छोटे वाले में थीटा के सामने 5 है, बड़े वाले में थीटा के सामने 3 प्लस एक्स है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बताओ छोटे वाले में इस वाले के सामने कितना है, 3 है, बड़े वाले में इस वाले के सामने 5 और 3 8 है। सॉल्व कर लो आंसर। एक्स का वैल्यू चाहिए हमें, तो बच्चों ये बताओ कटेगा तो है नहीं यहां पर, है ना। अब कटेगा नहीं तो बताइए 8 5 40, है ना। और यहां पर ये बताइए कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा छोड़ो, इस 3 को ना इधर ले आते हैं नीचे, इज इक्वल टू ये 3 प्लस एक्स हो गया। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 40/3 माइनस 3 यानी कि देखो 9, 31/3 इसका बिल्कुल सही जवाब। x का वैल्यू 31/3, तीसरा ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये वाला सवाल। ठीक है, तो देखो आज जो है, आज मैंने ज्योमेट्री के सवालों से ही शुरू की है, क्योंकि भाई अक्सर बच्चों को ज्योमेट्री में ही दिक्कत ही होती है। क्यों, चलो भाई कमेंट करते रहना अपने आंसर से। कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 और 16 है। यानी कि अगर आप लोगों के पास ये सर्कल है, ठीक, ये आप लोगों का हो गया जाएगा केंद्र। अब बताओ कि ये जो आपको दिख रहा है सर्कल, या सर्कल बड़ा अच्छा बन गया है ना, देख रहे हो रफ हैंड से बनाया कितना बढ़िया बन गया, है ना। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 और 16 है। यानी कि एक जीवा तुम्हारी यहां पर है, ये 12 सेंटीमीटर की है, दूसरी जीवा भाई ये यहां पर है, ये 16 की है ना। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि बताओ इन दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों बताओ
कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल लो और यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल लो, तो ये टोटल दूरी जोड़ दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। अब इस दूरी को कैसे निकालोगे, सेंटर से यहां पे मिलाओगे तो ये रेडियस होगा, 20 सेंटीमीटर व्यास है तो 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी तुम्हारा रेडियस होगा, है ना। ये तुम्हारा पूरा 16 है तो बताओ यहां से यहां तक 8 होगा, है ना। और ये तुम्हारा पूरा 12 है तो यहां से यहां तक 6 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कभी भी जब केंद्र से किसी भी जीवा को जब हम जोड़ते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री भी बनाती है ना। अब बताओ ये 10 है ये 6 है तो ये भाई 8 होगा यहां से यहां तक, है ना। इसी प्रकार से ये 10 है ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा यहां से यहां तक। अब बताओ 8 ये 6 ये तो टोटल बताओ 14 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी हुई कि नहीं, बताओ। चलो अगला सवाल देखो भाई सभी लोग। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थिति क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको ज्योमेट्री का ठीक ठाक बढ़िया नॉलेज है ना। अब जैसे मैंने कहा कि ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, है ना। अगर ये बताओ कि इसका अंतर्वृत्त बनाओगे तो मेरे भाई इसका अंतर्वृत्त जो होता है मतलब ट्रेंगल के अंदर जो वृत्त बन जाए तीनों भुजा को छूते हुए वो अंतर्वृत्त, और परिवृत्त का मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए जो वृत्त बने। तो सवाल तुमसे ये पूछा है कि बताओ जो अंतर्वृत्त है और जो परिवृत्त है ना, तो दोनों के बीच में जो क्षेत्र होगा, तो बेटा दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र है, तो तुम देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों के बीच में वाला है कि नहीं है, बोलो। तो कुल मिलाकर तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना है ना। अब बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं भाई छोटा आर अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a/2√3 और बड़ा आर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a/√3। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। और ये बताइए अगर भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बताओ अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/2√3 यानी कि 4/√3 हो जाएगा, और कैपिटल आर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8/√3। जरा बताइए कि अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, है ना। पाई आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बताओ 22/7 यहां रख दो, ठीक है। अच्छा कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 8/√3 का स्क्वायर मतलब 64/3 ये हो गया, और ये 16/3 यहां दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब बच्चों ये बताओ कितना आना चाहिए, 22/7 मल्टीप्लाई 64 में 16 गया, बोलो भाई दिख रहा है। हाँ तो 14 में 6 गया 8 ये बचेगा, और 5 में 1 गया 4 बटे में 3, 3 से कटेगा, कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 बार में कटेगा। अब मुझे लग रहा है यार अब तो कुछ कटवे नहीं करेगा, है ना। और आंसर देखो ये दे भी रहा है कुछ पटांग साई फ्रैक्शन में 22 × 16 बटे में 7, है ना। तो पहले 22 इंटू, इधर तो दिखेगा नहीं खैर, चलो पहले 22 × 16 कर लेते हैं। तो भाई 6 दूनी 12 एक बचा, 6 दूनी 12 2 14 1 15 और 2 एकम 2 1 3, 352 और बटे में 7। अब बताइए 7 के पहाड़े में 7 5 35, ठीक। अब ये कटेगा है नहीं, ये 0 बार में जाएगा, तो बचा कितना 2/7, 52/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा, ठीक। चलो अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री मैं शुरू कर रहा हूं कल से, है ना, मतलब कल से मतलब आज रात से 10 बजे, ठीक है। आज रात 10 बजे से ज्योमेट्री में शुरू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। आज रात 10 बजे से ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूं, यानी बुधवार रात को 10 बजे से, ठीक। अच्छा ज्योमेट्री में क्या पढ़ाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल तो मैं पढ़ा चुका हूं,
क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, फिर पॉलीगन पढ़ाऊंगा, फिर सर्कल पढ़ाऊंगा, तब जाके तुम्हारी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन। ठीक है, चलो। और एक चीज और, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहते हो हमारे पेड बैचेस में, तो 8 फरवरी से शाम 4 बजे से मैथ्स का और शाम 5 बजे से इंग्लिश का पेड बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और उस बैच में हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोगों का एसएससी का पेपर होने वाला है, सीजीएल से सीएचएसएल जो भी है ना, मेन फोकस है कि सीजीएल से पहले हम लोग उसका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और हम कर भी देंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए जो भी बच्चा इच्छुक हो उस बैच को लेने में, चाहे जो भी आपके आसपास जो भी बच्चा तैयारी करता हो, है ना, तो आप उनको जरूर रिकमेंड करिए, जरूर बताइएगा कि हाँ भाई ये बैच है, ये लेना चाहिए। ठीक है, और आपको भी पता है कि यार हम लोग जो देते हैं कंटेंट कितना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट रहता है, ये चीज तो आपको खैर अच्छे से पता ही है, तो इसीलिए आप जरूर रिकमेंड करिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, चलो। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 और 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चे बताओ, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है ना, तो ये बताइए कि एक 20 है और दूसरी कितनी है, 25 है। चलो ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबी भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है ना। अब बताओ इसके अनुरूप शीर्ष लंब बोल रहा है, यानी कि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल में हमसे पूछा है कि दूसरी भुजा यानी इसके शीर्ष लंब जो होगा उसकी लंबाई क्या होगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेस इंटू हाइट। क्या कहेंगे भाई मेरे, बेस इंटू हाइट। अगर बेस ये होगा तो उसके लिए हाइट ये लिया जाएगा, और अगर बेस ये होगा तो उसके लिए हाइट ये लिया जाएगा। तो बच्चे बताओ कि यहां से एरिया क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 25 इंटू 10, तो जो एरिया यहां से आना चाहिए वही एरिया यहां से भी आना चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 20 इंटू एक्स। ठीक है, 0 0 कैंसिल है ना, तो बच्चे x का वैल्यू बताओ 12.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बेस इंटू हाइट कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, तो क्वाड्रिलेटरल वैसे भी आज रात से पढ़ाने वाला हूं, मैं ये चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लो। चलो ये सवाल देखो, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो भागफल, इसने बोला है शेषफल नहीं, भागफल 432 आता है। भागफल को अंग्रेजी में क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, और शेष, इसमें देखो शेषफल इसने 0 बोला है। तो बताइए अगर उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। बच्चों तुम खुद सोचो कि अगर मैं कहता हूं कोई भी एक फलाना संख्या है, मैंने कहा n है ना, इसको मैंने 44 से भाग दिया तो भागफल 400 कितना, 432 आता है, ऐसा बोला है इसने, है ना। और शेषफल कितना है, 0। अब शेषफल कुछ है ही नहीं, तो भाई संख्या क्या होनी चाहिए, 44 इंटू 32, सॉरी 44 इंटू 432। इसी संख्या को तुम 31 से भाग दोगे तो बताओ शेषफल कितना होगा, यही तुमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कि अगर मैं इसको 31 से भाग दूं तो शेषफल क्या आना चाहिए। अब कई बच्चे हो सकता है कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है पूरा, नहीं भाई, मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको सॉल्व करो। तो बताओ 31 का पहाड़ा पढ़ो तो 44 तो आता नहीं है ना। अगर एक बार में जाएगा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो 31 से कम 31, ये 44 है तो कितना ज्यादा, 13 ज्यादा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 13 है ना। अब जैसे 432 है, मान लीजिए कि अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो इसको ना अलग से थोड़ा सा कर लो, तो 31 से कम 31, ठीक, 3 में 1 गया 2, 4 में 3 गया 1, ये 2। अब बताओ 31 के पहाड़े में 122, तो मुझे लगता है कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, नहीं 4 बार में कितना होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, यानी 3 बार में जाना चाहिए। 3 बार में जाएगा तो अच्छा बच्चों देखो, अब एक चीज और सुनना मेरी बात, अगर ये 3 बार में जाएगा तो ये मेरे को 93 देगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 4 बार में लेके जाता हूं ना तो 124 देगा, और ये 122 है
तो मतलब 2 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर -2 ले लिया। तो बताइए कि 13 दूनी कितना होता है बच्चे, 13 दूनी कितना होता है 26। तो रिमाइंडर माइनस का 26 आया, और नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, इधर दिख नहीं रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जो भी इसका डिवाइजर यानी कि 31 है, इसको जोड़ा जाएगा, है ना। तो बताओ कि अगर -26 में +31 करोगे तो जरा बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। तो 5 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो। कह रहे 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले बताओ कि 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या होती है 10,000, है ना। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जो भी आंसर होगा 10,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 10,000 से छोटा आंसर दोगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, है ना। अब 10,000 से बड़ा कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो 10,000 से बड़े 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से, है ना, पहला और तीसरा। दूसरा और चौथा तो भैया 30,000 और 50,000 के करीब जा रहा है ना। अब उन दोनों में से चेक कर लो, ठीक है। अगर डिवाइड कर करके चेक कर सकते हो उससे कर लो, है ना, और नहीं तो बाकी देखो पूरा सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले बताओ कि आप एलसीएम ले लोगे किसका, क्या क्या संख्या है, 12 है, 18 है, 21 है। तो 12, 18, 21 का एलसीएम बताओ। सबसे पहले बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या होना चाहिए, तो 36 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए 21 का फैक्टर करते हो तो 21 के फैक्टर होते 7 और 3, तो 3 जो है 36 को काट देगा, मतलब कि 36 में ऑलरेडी 21 का एक फैक्टर है, कौन नहीं है, 7 नहीं है। तो बताओ 7 7 42, 2 7 21, 252, 252 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि वो जो भी संख्या होनी चाहिए वो 252 से पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। अब बताओ कि पहला ऑप्शन 252 से डिवाइड हो गया या तीसरा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज का पता करने के लिए, मतलब मैं मेथड बता रहा हूं आपको, हालांकि मेरे को आंसर पता लग चुका है। 252 से ना इसको हम भाग देंगे। तो बच्चों खुद सोचो, अगर मैं इसको 252 से भाग देता हूं तो कुछ नहीं 4 बार में जाना चाहिए, नहीं 4 बार में जाएगा। मान लीजिए 1000 है ना, तो 4 बार में तो बड़ा हो जा रहा है, ये 3 बार में ले जाते हैं, ठीक है। 3 बार में गया तो ये बताइए 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, ठीक। तो 10 में 6 गया, कितना बचा 4, 9 में 5 गया 4, और यहां 9 में 7 गया 2, 244 आया। आया। चलो अब बताओ 1 0 और यहां पर ले आओ, है ना। अब जरा बताओ कि ये कितने बार में जाना चाहिए, तो ये अगर 10 बार में तो भाई 25 20 होगा, तो मुझे लगता है 9 बार में जाना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं, है ना, कि 9 बार में कितना हो रहा है। तो देखो 9 दूनी, देखो 9 बार में अगर जाता है तो 9 दूनी 18, एक बचा, और 25 नवा 225, एक 226, हाँ बिल्कुल सही था हमारा अंदाजा, ठीक है। तो 10 में 8 गया 2, भाई 10 में 8 गया 2, और यहाँ पे बताओ 13 में 6 गया 7, तो आंसर का अंदाजा वैसे लगने लग गया। और ये बताइए यहाँ पे 13 में 2 गया 11, नहीं यहाँ पे 3 में 2 गया 1, ठीक, 172। अब देखो जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 172, अब ये 252 से तो जाना है नहीं। अब क्या करें, अब सुनो बच्चों, हमें जो संख्या चाहिए वो 10,000 से बड़ी चाहिए। अगर 10,000 से बड़ी संख्या चाहिए, अगर तुमने इस रिमाइंडर को 10,000 में से घटा दिया तो वो 10,000 से छोटी वाली आएगी। अगर बड़ी वाली संख्या चाहिए ना मल्टीपल में, तो तुम इन दोनों का डिफरेंस लिया करो। तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 2 और 2 और 25 और 17 80, तो इसमें 80 को जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10,080। ये इसका सही जवाब, ठीक। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5 किसके बराबर है। बच्चों दिख रहा है कि दोनों में 5 कॉमन ले लो, है ना।
अगर मान लो मैं दोनों में 5 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां पर बचेगा 0.05 माइनस, और वहां पर बचेगा 0.005, ये बचेगा, है ना। चलो अब बताओ कि 0.05 में 0.005, तो बताओ 10 में 5 या 5, ये कितना 4, ठीक, ये 0 ये 0, तो 5 इंटू 0.045 सॉल्व कर लेते हैं। 5 बच्चे 25, 5 चौके 20, 2 22, ठीक, 0.225 यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलो ये सवाल देखो भाई, दिखने में बड़े खतरनाक दिख रहा है लेकिन है नहीं खतरनाक, मैं आपको बताना चाहूं, बताओगे आप लोग? चलो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, बाकी फिर मैं ही बताऊंगा। रेगुलर मैं देखता हूं कि मिसडॉल, संजीव, ये जो कुछ बच्चे हैं रेगुलर आते हैं, है ना। हमारे पंडित जी कई बार गायब हो जाते हैं, खैर मैं समझ सकता हूं पंडित जी की मजबूरी है कुछ, है ना। चलिए फिलहाल तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको। 6.25 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है आपका 2.5 एक तरह से, है ना। 1.44 की पावर 1/2, ये है आप लोगों का 1.2, और ये +1, ठीक है। नीचे जो है आपको दिया क्या है, नीचे आप लोगों को दिया है 0.027 की पावर 1/3, तो 27 किसका क्यूब होता है बोलो, तो 27 आपका 3 का क्यूब होता है, तो ये 1/3 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यानी कि क्यूब रूट करोगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, यानी कि 0.3 होना चाहिए। और 81 की पावर 1/4, तो हमें पता है 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 की पावर 1/4 हो जाएगा 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों कि 25 यानी कि 250, 50 यानी कि 3, 2.5 इंटू 1.2, देखो 3 आ रहा है, 3 + 1 बटे में यहां पे 0.9 हो जाएगा, 3 1 4 और बटे में 0.9 हो गया, ठीक है। यहां से पॉइंट को हटाएं, यहां पे 0 लगा देते हैं, ठीक। तो यहां से बच्चों बताओ कितना आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोग, कुछ गड़बड़ तो मेरे को नहीं नजर आ रहा है, क्यों बच्चों? 2.5 +1 है ना, वहां पे +1 है, ठीक है, सब सही है यार। यहां 3 लिखा है, ठीक है, +1 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 × 9, 0.9 हो गया, ये भी सही है, सब तो सही है यार। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625, क्यों? और 1.44 12 का स्क्वायर यानी कि 1.2 होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिर क्यों गलत गलत हमारा आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है, सब कुछ तो सही है यार, ये 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1.4 1.4 बार कुछ ऐसा दे रहे हैं, है ना। 4 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा दे रहे हैं। या तो वहां प्लस अगर मान लो करो तो वो 3.3 होना चाहिए, और 4, तब भी नहीं आएगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है फिर, यानी इसका मतलब कई बार खुद का गड़बड़ मिलता भी नहीं है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है यार। 3.3 का क्यूब होगा, वो भी सही है, 0.3,
सब सही है यार। चलो, हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ी हो या चाहे किसी साइन में कुछ गड़बड़ी हो, मैं भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 से परिकलित किया गया है ना, ऐसा इसने बोला है। ठीक है। अरे यार, अच्छा मैं ही तो गड़बड़ कर रहा था। मैं 3 और 1, अच्छा नहीं सही तो है सब। 4, सब सही है यार, सब सही है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी बच्चों, छोड़ो, है ना। 20 संख्याओं का औसत 35 बोल रहा है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया। सही औसत बताओ, है ना। ये बताइए कि कितना परिकलित किया गया, 35। ऐसा सवाल करने का मैंने एक ट्रिक बताया है ना। सवाल कह रहा है कि परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से, सुनते रहना, 45 पढ़ा गया। पढ़ना था 85, पढ़ा गया 45। अब बताओ कि बढ़ेगा ना कितना, 40 बढ़ेगा। 40 बढ़ेगा कितने लोगों में, तो 20 है, तो 20 यानी कि सही एवरेज 37 होना चाहिए। ठीक, ये ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को कई दफे। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। चलो भाई, ए, बी, सी, 1000 रुपए, 500 रुपया और 200 रुपए, ऐसा इसने कहा। ठीक है। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:5 है। ये 3 अनुपात में है, जबकि ये 2 अनुपात में है, ये 5 अनुपात। ठीक है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ की है, तो कुल बेचे गए टिकट की संख्या बताओ कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है ना बच्चों। तो मतलब कि हमें ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये 3x होगा, ये 2x होगा, मतलब बिना x के भी कर सकते हो, लेकिन मैं इससे करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 3000x। ये कितना हो जाएगा, 1000x। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1000x होगा। ठीक है। और टोटल ये जो कलेक्शन है, यही तो आपका 2.5 करोड़ है। बोलो भाई, बोलो, समझ में आवा था कि नहीं, बताओ। चलो करें। अब बताओ बच्चों कि 2.5 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ को रुपए में बना लो, है ना। 2.5 करोड़ को रुपए में बना लो। तो ये बताओ कि ये 2.5 किससे मल्टीप्लाई करें, तो भाई 10 लाख में कितने जीरो होते हैं बताओ। 1 लाख में 5, तो 10 लाख में 6, तो 1 करोड़ में कितने, 7। तो ये बताइए कि इसको 7 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये रुपए में चेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। ठीक है, सही है। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, 3000, 1000 और 1000 टोटल हो जाएगा 5000, है ना। तो सीधा सीधा हम यही कर देते हैं कि 5000 x बराबर में 25 लिख देता हूं इसको, और यहां एक जीरो कम कर दूंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलो अब बताओ, 1 2 3, 1 2 3, ये गया काम से। 5 के पहाड़े में 5 बार में, तो x का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। x का वैल्यू 5000। सवाल में बोला है कि बेचे गए कुल बेचे गए टिकट की संख्या, कुल बेचे गए टिकट की संख्या मतलब 3 2 5, 5 5 10। तो x का वैल्यू अगर ये आ रहा है, तो 10x का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 50,000। तो टोटल 50,000 टिकट। ठीक, चलो ये देखो सवाल।
टिन तथा कॉपर के मिश्रण के दो प्रकार के मिश्र धातु हैं। यदि पहले मिश्र धातु में 93.33% है ना, तो बच्चे बताओ 93.33 मतलब 93 सहित 1/3 लिखोगे, है ना, और दूसरे में 86.66 है, तो यानी कि 86 2/3 इसको लिखोगे, है ना। दोनों को मिलाकर कुछ वजन से मिलाया जाए कि 50 किलोग्राम में 90% टिन हो। अब बताओ कि 50 में 90% टिन हो, तो ये बताओ कि बीच में लिखोगे 90%। लगा दो एलिगेशन भाई मेरे, है ना। अब एलिगेशन अगर लगाओगे तो बताओ इसमें से ये गया तो सीधा दिख रहा है कि 3 सहित 1/3 आएगा, और इसमें से ये गया तो सुनो कैसे करोगे। अगर इसमें 1/3 जोड़ दोगे तो 87 हो जाएगा, 87 और 3 तो मतलब वो भी तुम्हारा 3 सहित 1/3, दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। और 1:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब ये है कि अगर टोटल 50 किलो का है तो 25 किलो ये, 25 किलो ये। ठीक है, चलो ये देखो भाई, कह रहे किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 हटाने की बात चल रही है। 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं। यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, है ना, तो बच्चों ये बताओ कि अगर 4800 टोटल लोग हैं, इसमें से 1/3 पदाधिकारी हैं, तो इसका 1/3 निकाल लो, है ना, तो भाई 1600 होंगे। बाकी के शेष जो बच गए वो अन्य होंगे, है ना, सॉरी, वो अन्य होंगे। तो भाई ये अन्य वाले कितने होंगे, रुक जाओ, ठीक एक और अन्य में भी लग रहा, चलो नहीं आएंगे, तो बाकी के अन्य हो जाएंगे 3200। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, तो मतलब ये 1600 में तो पदाधिकारी 800 कर दे। ठीक है, तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर रह जाएगी, तो ये बताओ। ये 800 है, और ये कह रहा है कि पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारी मतलब 3200 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल, ये 4, देखो कितना परसेंट आ रहा है, 25%, ये जवाब होगा। ये सवाल देखो भाई, ऐसा सवाल देखो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में किया भी, आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं किया। क्यों, सवाल करे एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। क्या, 3 काऊ और 8 बकरी यानी कि गोट, है ना, ये 47,200 रुपया में खरीदा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसने 8 गाय, 8 काऊ और 3 बकरियां खरीदी होती, 3 गोट खरीदी होती, तो उसे 53,000 और देने होते। बच्चों यहां पर एक चीज मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 53,000 देने होते या 53,000 और देने होते। चलो देख लेते हैं, है ना, कई बार हिंदी में यार कुछ टर्म्स ऐसी हो जाती है ना, एक बार सॉल्व करके देखो तो क्या हो रहा है, मैं तब तक इंक डाल लूं। अब जैसा बोल रहा है कि 53,000 और देने होते,
चलो आया। मेरे समझ जहां तक आ रहा है ये चीज कि ये जो बोल रहा है ना कि 53,000 और देने होते, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 47,200 तो ठीक था, लेकिन आपको और 53,000 देने होते। इसका मतलब ये है कि 47,200 में आपको 53,000 जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो शायद कितना आना चाहिए, 2 जीरो ये हो गया, और ये 2, 7 3 10, 5 9 1 10। ठीक, अब बच्चों बताओ कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूं, है ना। सवाल बोला है कि एक गाय का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे पूछा है। ठीक, अगर मान लो कई बच्चे ये भी करते हैं कि इन दोनों को बराबर, उन सब में भैया बर्बाद हो जाओगे, है ना। क्या करो, एक बार इसको जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो 11 कॉमन आ जाएगा, काऊ प्लस गोट बराबर में ये भी जुड़ेगा ना, क्यों, तो ये जीरो, ये जीरो, 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 7 10 4 14, ये हो गया। क्या 11 से जा रहा है, शायद जाना भी चाहिए, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 11 कम 11 बचा कितना 3, 11 के पहाड़े में 3 बार में, ये 4 बार में, ये लो। ठीक है, 13,400 बार में गया। अब इसमें से इसको घटा दो, अगर घटाओगे तो 8 में 3 गया, 5 बचेगा, है ना। और 3 में 8 गया तो -5 में काऊ माइनस गोट आ गया आपके पास, है ना। तो इसमें से इसको भी घटा दो, है ना, तो ये जीरो, फिर ये आपके पास ये जीरो गया। अच्छा, हालांकि यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जोड़ के ही ना आया था, और वैसे भी देखो यार घटा के देख लो तब भी 53,000 ही आएगा। 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, ये देखो। ठीक है, जरूरत नहीं थी वैसे। 5 के पहाड़े में देखता हूं, 5 एकम 5, जीरो बाद में 5 6 30 0 0। अब बताओ काउ प्लस गोट इतने की है, काउ माइनस गोट इतने का है, तो जरा बताइए। हमसे पूछा है काउ का, काउ का पूछा है, तो बताओ दोनों को जोड़ दो तो गोट कैंसिल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ काउ आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ काउ कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, जीरो, फिर ये जीरो, 6 4 10, 6 4 10 और 13 और 10 23 और 1 24। तो इसका मतलब गोट 12,000, सॉरी काउ 12,000 की। ठीक है, 12,000 की काउ हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन सही जवाब। चलो ये देखो, अब किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपए अंकित की गई है। ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निबल कीमत 108 रुपए हो जाए, है ना। अच्छा बताओ, 20% कटौती करोगे तो 80 का सामान बेचोगे, है ना। क्यों, और सामान जो है तुमने कितने का, 150 रुपए अंकित, मतलब इसने मार्क प्राइस जो है 150 रुपए रखा है। ठीक, ये इसने बोला है। ठीक है, ग्राहकों को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए, मतलब और कितना ज्यादा दिया जाए, ऐसा ये कह रहा है ना, जिससे कि निबल कीमत 108 रुपए रह जाए। अब बच्चों खुद सोचो, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। अगर बताओ कि अगर 108 रुपए रह जाए तो सीधा कितना घट रहा है, तो 42 घट रहा है ना। ये जो 42 घट रहा है ना, सीधा सीधा ये बताओ कि अगर ये 42 रुपए घट रहा है, अब देखो हमें डिफरेंस बताना है कि भाई पहले जितना मिलता था उससे कितना ज्यादा और देना चाहिए। तो इस 42 की तुलना मान लो 150 से करते हो, तो बताओ कितना है, 0 0 कैंसिल, 5 के बारे में 3 बार में, ये 2 बार में, 3 से बताओ ये 14 बार में, तो 14 दूनी 28%, है ना। तो 28% तुम्हें टोटल देना पड़ेगा, और पहले से तुम 20% दे ही रहे थे, क्यों। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये निबल शब्द लिखा है ना, एक सेकंड, सीधा सीधा कुछ नहीं आना, 150 रुपए का सामान था, है ना। इस पे पहले 20% दोगे तो 4/5 बचेगा, दूसरा कटौती इतने का होगा जिससे कीमत 108 रह जाए। इसका कहने का ये मतलब है ना। चलो अब देखो भाई, अब बताओ, 0 0 कैंसिल, है ना, और 5 से कितने बार में, 3 बार में, ठीक, और 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में, ठीक।
3 दूनी 6, ये गया, ये 6, तो ये 6 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 कम 6 6 18 बार में, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 90, तो एक्स का वैल्यू 10, मतलब 10% की और छूट दी जाए। ठीक है, मैं कुछ और ही समझ रहा था इस सवाल को, मेरे को इसी जैसा एक डाटा था, वही सवाल याद आ रहा था बार बार दिमाग। चलो फिलहाल ये देखो, कह रहा है 12,000 रुपए की राशि को तुमने 2 भागों में निवेश किया है कि नहीं किया है ना, और इस प्रकार से निवेश किया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% की दर से साधारण ब्याज है ना, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16 वार्षिक दर से, दोनों ब्याज बराबर है। अब जब ब्याज बराबर हो तो प्रिंसिपल जो बढ़ता है, मैंने अभी अभी पेड बैच में बताया भी था, 1/R1T1, R1T1 हो जाएगा 12% इंटू 3 यानी कि 36%, और दूसरे केस में 4.5 को 16 से गुणा कर दो, है ना, तो 16 को जब तुम 4.5 से करोगे यानी कि 9/2 से, तो बताओ 72 ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 36 कितना 2, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक, ये मूलधन का अनुपात हो जाएगा। चलो ये सवाल देखो भाई, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। अरे भाई ये सोचो कि साधारण ब्याज पे अगर कोई राशि 100% तक बढ़ जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 साल में 100%, तो 1 साल में 100/8 यानी कि 12.5, ये 12.5 जो 1 साल में बोल रहा है, यही ना तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, भाई बहुत सिंपल, 2:1 लगाओ, है ना, 8,000 पे 12.5 1/8 होता है, 8,000 का 1/8 1000 होगा। अब इसका 1/8 निकाल लो, बोलो, तो इसका 1/8 जब निकालोगे तो 125 रुपए आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2,000, और ये कितना हो जाएगा 125, टोटल 2125 आंसर हो गया, खत्म हुआ सवाल। चलो ये सवाल देखो, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने लगे थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये बताओ, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है ना, कुछ व्यक्ति 40 दिन में कर सकते थे, ठीक है, मैंने कहा x आदमी 40 दिन में कर सकते थे, 8 आदमी और आ जाते तो काम जो है 10 दिन कम समय यानी कि 30 दिन में हो जाता। लो कर लो आंसर, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 24, तो x का वैल्यू 24, कितने आदमी थे, 24 आदमी थे। ठीक, यही हमसे पूछा है। एक जल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है और एक अन्य नल से उसे 60 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो उस हौदी को भरने में बताओ कितना समय लगेगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे कर वो ये जानो। बताओ कि एक नल है जो कि 30 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल है वो हौदी को 60 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया गया, ठीक है, तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगे, ये पूछा हमसे। एलसीएम बेटा 60 हो जाएगा, ये 2 और 1 है ना। सबसे पहले बताइए कि 5 मिनट तक दोनों को खुला रखोगे तो ये बताइए 15 भर गया, 60 में 15 के 45 बचा। इस 45 को भरने में बताओ तुमने पहले को बंद किया है, मतलब कि ये वाला बंद कर दिया, तो 45 मिनट और लगेगा। 45 मिनट ये, और पहले से, हालांकि इससे टोटल समय नहीं पूछा है, शेष वाला ही पूछा है, तो शेष वाले के लिए 45 मिनट आंसर होगा। ये सवाल देखो भाई, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 की रफ्तार से पैदल और कुछ यात्रा 16 की रफ्तार से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की। लो भाई एलिगेशन लगाओ, मतलब जो तुम्हारा मन करे यार लगा लो, का दिक्कत है ना, हमका ना दिक्कत है कौन ना। अब हमका ये बताओ, इस मान लो कि
पैदल उसने 8 की रफ्तार से तय किया और पूरा 7 घंटे वो पैदल ही चला होता, बोलो तो भाई कितनी दूरी तय करता? 56 किलोमीटर तय करता, है ना। और अगर 16 की रफ्तार से पूरा 7 घंटे चलता तो 112 तय करता, लेकिन कर कितना रहा है? 80। उसको बीच में लिखो, लगा वाली के लो। तो भैया 20 12 32, और यहां पर देखो, बताओ 24 का अंतर होगा। लो 8 के पहाड़े में 4 बार में, ये 3 बार में, ये टाइम का रेशो है। तो 7 घंटे को अगर इस रेशो में बंटवारा करोगे तो ये 4 घंटा ये हो गया और 7 घंटे 3 घंटे ये हो गया, है ना। सवाल में बोला है कि पैदल कितनी यात्रा की, तो पैदल वाला रफ्तार कितना था भैया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटे में बताओ पैदल कितनी दूरी तय होगी? 32। लो भाई खत्म वीडियो सर। चलो ये सवाल करते हैं। देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन करने में उतना ही आसान है ये सवाल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बच्चों हमका ई बताओ कि हमके ई दिहत है 2p बटा p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4, है ना। अगर मैं ऊपर भी p से डिवाइड कर दूं, नीचे भी p से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा यहाँ p माइनस यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1/p इक्वल टू 1/4। इन भाई साहब को उधर मल्टीप्लाई करते हो तो 8, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो p माइनस 2 ये हो जाएगा। अब बताओ ये 2 उधर लेके आ जाओगे तो ये p प्लस 1/p ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं भाई, ऊंचाई दूरी का सवाल है ये। कह रहे कुछ ऊंचाई पर टूटे ब्रिज का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की मूल लंबाई, बच्चों ये था एक बड़ा सा पेड़, है ना। अब देखो जब इंसान बहुत ज्यादा ऊंचा होने लग जाता है तो घमंड करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नेचर एक ऐसी चीज है कि हवा से उसे तोड़ दी। तो इस ब्रिज को भी जब ये ऊंचा हुआ तो हवा से तोड़ दिया, तो ये वाला जो तना है ना ये टूट के अलग नहीं हुआ, ये तना झुक के यहां आ गया। तो वही है कि बेटा उड़ चाहे तुम कितना भी ऊपर लो, है ना, आओगे जमीन पे ही। सीख लो इस सवाल से, ठीक है। अब बताओ एंगल कितना? 60 डिग्री कह रहा है ये, है ना। बच्चों देखो रेशियो में, सारा खेल रेशियो में होगा। 60 तो √3 ले लो, तो यहाँ 1 होगा, तो ये 2 होगा, ये 2 तो ये भी 2 होगा। हमें ये पूरा बताना है, समझ में आ रही बात। अब इंतजार है, देखो क्या 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ, मतलब ये दूरी 10 मीटर, तो 1 बराबर 10 मीटर, तो ये पूरी दूरी 2 प्लस √3 है। तो बताओ 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 कर दो, यही तो इसका आंसर। लो चलो ऐसा सवाल देखो पेपर में पूछा भी जा रहा है, कई शिफ्टों में इस तरह के सवाल देखे भी गए हैं। जो सवाल आपको अभी नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपके मोबाइल के, ठीक है। कह रहा है सेक थीटा 13/12 है, सेक थीटा 13/12 है ना। तो बच्चों हमका ये बताइए कि यहां से ई हो जाए हमारा हाइपोटेन्यूज, ई हो जाए बेस, तो ई हो जाए 13, ई हो जाए 12, तो ई हो जाए 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना। अब हमके बोलत है कि कॉट थीटा, तो बेटा कॉट थीटा क्या होता है? ये अपन ये भाई ये अपन ये होता है ना, अरे बोला हाँ है ना, मतलब 12/5 प्लस बेस अपन परपेंडिकुलर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि 5/12। लो अब यहां से सॉल्व कर लो, तो बताओ 12 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक। ये हो जाएगा देखो 144, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169, तो ऊपर आ जाएगा कितना 13, नीचे 60 है ना, तो 15 चौके 60 होता है, तो 2 को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा, तो 13/2√15, 13/2√15 पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे, है ना। और थोड़ा सा मैंने आपने देखा भी होगा, मैंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है, और वो मैं जानबूझ के बढ़ाया हूं, आप लोग इससे परेशान मत होना, मैंने जानबूझ के बढ़ाया है, ठीक है ना। क्योंकि भाई एग्जामिनर भी तो लेवल को बढ़ा रहा है ना, तो हमें भी तो इस चीज का इस बात का ध्यान रखना है ना कि भाई हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करके भेजे कि भाई उसे दिक्कत ना हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, है ना। और एक बार फिर से कहूंगा
जो भी बच्चे हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 8 फरवरी को शाम के 4 बजे से मैथ्स का और शाम के 5 बजे से इंग्लिश का 8 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। आप उसमें जरूर एनरोलमेंट कराइए। सीजीएल से पहले पहले वो बैच हम लोग खत्म करेंगे। और मैथ्स की जो फीस है वो 1499, इंग्लिश की जो फीस है वो 1499। अगर दोनों बैच अगर आप कंबाइन लेते हो तो आपकी जो फीस है वो 2299 यानी कि 2299 रुपए में। ठीक है, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।